चलिए आप सभी के लिए नमस्कार। और आज फिर हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ, नए व्याख्यान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों संविधान के उसके संविधान का निर्माण, उसका विकास, उसकी प्रस्तावना, उसकी विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन और इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर जो आपका फर्स्ट यूनिट कवर करता है, सारे के सारे वीडियोस हम उसके व्याख्यान कर चुके हैं और आपको अपलोड भी कर चुके हैं। खुशी की बात यह है कि सभी देख रहे हैं उसको। और जहां आपको लगता है किसी वीडियो में कि कोई चीज़ डाउटफुल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिख के मेरे पास भेज सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है भारतीय संसद। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान की दृष्टि से भी, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी की दृष्टि से भी, सिविल सर्विस की दृष्टि से भी, और यदि आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम जो भी आने वाला है उसकी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद, इसको हाँ जी, इसको संघीय व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। इसको संघीय व्यवस्थापिका भी कहा जा सकता है। इसे संसद भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में से पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपको विदित ही होगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि शासन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है उस देश के लिए विधियों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है उस विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है यदि कोई उस विधि का उल्लंघन करता है संविधान के अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करके उसको न्याय संपादित करना, न्याय देना। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन के 3 अंग हैं और तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, क्योंकि आज हमें संघीय व्यवस्थापिका पढ़नी है और व्यवस्थापिका का मतलब ही होता है कि एक ऐसी सभा, एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा अंग जो हमारे देश के लिए कानून का निर्माण करती हो। विधि की निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो हमने किसको दी है? संसद को दी है। ठीक है, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो संसद की बात आएगी, जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा की बात आएगी। यदि हम और स्थानीय स्वशासन की तरफ चले जाएंगे तो यदि आप नगर में जाएंगे तो सबसे ऊपर निकाय होता है नगर निगम, वहां भी एक परिषद होती है जो विधि का निर्माण करती है। एक नगर पालिका होती है, उसमें भी एक परिषद होती है जो विधि का निर्माण करती है। नगर परिषद भी होती है, उसमें भी चूंकि नाम ही परिषद है, पार्षद लोग उसमें बैठते हैं तो वो अपने नगर परिषद के लिए कानून बनाते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत का ढांचा है कि जो जिला पंचायत है उसमें भी एक परिषद होती है, सभा होती है, उसमें सदस्य होते हैं, पार्षद होते हैं नगरीय निकाय में और सदस्य होते हैं ग्रामीण निकाय में। ठीक है, तो वहां पर जो सदस्य होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जनपद पंचायत के सदस्य हों या ग्राम पंचायत के सदस्य, जिनको अपन पंच बोलते हैं, तो ये भी एक परिषद के रूप में काम करती है, ये भी विधियों का निर्माण करती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एजेंसी, जो संस्था विधियों का निर्माण करती है उसे हम व्यवस्थापिका ही कहते हैं, संसद से लेकर ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा तक। समझ में आना? तो ये किसी भी देश की व्यवस्थापिका का एक संघात्मक ढांचा है। ठीक है, भारतीय संसद को मैंने आपसे पहले भी बताया कि इसे हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, संसद भी कह सकते हैं और व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर विदेशों में संसद को किन नामों से जाना जाता है? कहां पर? विदेशों में। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे आपका अधिकांश जो हमने व्यवस्थाएं ली हैं वो ब्रिटेन से और अमेरिका से ली है। क्लियर? तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा है, इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 देश ऐसे हैं जहां की जो व्यवस्थापिका है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहते हैं इसको? पार्लियामेंट कहते हैं इसको।
ठीक है। संसद का जो इंग्लिश फॉर्म है वो पार्लियामेंट ही है ना। तो यहाँ इन सारे के सारे कंट्रीज में इसको क्या कहते हैं, अपन पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। यदि अपन पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे आप एक साम्यवादी देश है, आपने देखा होगा रशिया, रूस और चीन। रूस की जो संसद है इसको कहा जाता है फेडरल सभा। और चीन की जो संसद है इसको कहा जाता है जनवादी कांग्रेस। क्या कहते हैं इसको? जनवादी कांग्रेस कहते हैं। ठीक है। यदि अपन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जो संसद का नाम है वो है कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस एक राजनीतिक दल है ना। लेकिन अमेरिका में जो संसद का नाम है वो क्या है? कांग्रेस नाम है। ठीक है। यदि हम अपने देश के पड़ोसी देशों की बात करें, कौन कौन से पड़ोसी हैं? आपका पाकिस्तान है, आपका भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, और कौन सा देश है? भूटान। भूटान तो लिख लिया है। और बताइए और कौन सा देश है? चीन तो हो गया, चीन को अपन जनवादी कांग्रेस बोलते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को कहते हैं मजलिस अ शूरा। मजलिस अ शूरा। पाकिस्तान के बारे में आप जानते होंगे, पाकिस्तान में इस्लामिक गणतंत्र है और वहाँ की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनको उसी लेवल पर उनके नाम रखे गए हैं, है ना। आप इस नाम से ही समझ सकते हैं, मजलिस शूरा, है ना। भूटान का जो नाम है इसको कहा जाता है असेंबली ऑफ भूटान। लेकिन यदि भूटान की लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको कहा जाता है तिसोंग दू। तिसोंग दू। ठीक है। इसके बाद अपन नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की इसको कहा जाता है संघीय सभा। एक और देश है जिसको संघीय सभा बोला जाता है, कौन सा देश है वो? एक और देश है जहां की संसद को संघीय सभा बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। यहाँ की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है और यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसको संघीय सभा कहा जाता है। ठीक है। श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संसद का नाम भारतीय संसद की तरह ही है ना। इसको क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं इसको। इसको कहते हैं फेडरल सभा। और बांग्लादेश की जो संसद है उसको कहा जाता है जातीय संसद। क्या कहते हैं इसको? जातीय संसद। ठीक है। एक नाम अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है जापान, कि जापान की संसद का नाम क्या है? क्या नाम? नेशनल डाइट। अक्सर पूछा जाता है, नेशनल डाइट नाम है उसकी, जापान का। जापान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल
डाइट। एक और पूछा जाता है अक्सर, इजराइल। इजराइल की संसद का नाम क्या है? कैनेसट। और एक देश और चर्चाओं में रहता है, जर्मनी। जर्मनी, इसका नाम है बुंडेस्टाग। ठीक, तो ये देश और दुनिया की संसद थी। इनके नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, विधियों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अपन बात करते हैं भारतीय संसद का संवैधानिक विकास कब से हुआ? संवैधानिक विकास, एक एक चीज को समझते जाइएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1919 का एक्ट। इसे भारतीय शासन अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। मॉन्टेस्क्यू राजनीति का एक प्रमुख विचारक भी माना जाता है, जिसने पावर सेपरेशन थ्योरी दी थी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, पहली बार इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी किया था। द्विसदनी मतलब पहले एक सदन था और इसको विभाजित करके दो सदन कर दिए गए। ठीक है, ये जो दो सदन किए गए थे, वर्तमान में जिसे अपन राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा है, एक्चुअली इसकी जो आधारशिला है संसद के दोनों सदनों की, वो आर्टिकल 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही रखी गई थी। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं 1935 का अधिनियम। इसे भी भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। आपको विदित होगा कि 1935 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अधिकांश अंशों के लिए लगभग 75% जो प्रावधान थे वो भारतीय संविधान में अपनाए गए, है ना, हूबहू कॉपी कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों को उपबंधों को शामिल किया गया, 60 कंट्रीज, है ना। और ये भी कहा जाता है कि BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने 138 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद संविधान का फर्स्ट प्रारूप तैयार किया था और उसी की जांच करने के लिए संविधान सभा में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये 1935 की ख्याति इसलिए है क्योंकि इसके अधिकांश अंशों के लिए भारतीय संविधान में अपनाया गया और आगे की जो व्यवस्था है वो इसी के। और जब संविधान लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले 35 से लेकर 50 तक जो हमारे देश का जो शासन चलाया गया वो 1935 के एक्ट के तहत चलाया गया। क्लियर ना। तो 1935 में आपने देखा होगा इस एक्ट के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इस अखिल भारतीय संघ में केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी भी शामिल था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1919 के एक्ट में व्यवस्थापिका को
गठित करने का जो प्रावधान था वो 1935 में उसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया गया। उसकी सदस्य संख्या भी बढ़ाई गई, उसमें रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया, बहुत सारी चीजें, उसको अधिकार भी दिए गए थे। इसके बाद यदि आपको याद होगा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें 389 सदस्य थे, जिसको कार्य सौंपा गया था कि वो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे। ठीक है, ये संविधान सभा जो थी इसका मूल काम था संविधान का निर्माण करना। लेकिन ये प्रश्न उठाया गया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया है उसकी वैधानिक मान्यता क्या है, उसे ये अधिकार किसने दिया कि वो संविधान का निर्माण करे। तो इसको वैधानिक निकाय बनाया गया था 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947 का, इसका एक परिणाम तो ये निकला कि भारत स्वतंत्र हो गया और दुष्परिणाम ये निकला कि भारत को विभाजित करके एक दूसरा देश भी बना दिया गया। दो देश सामने आए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। इसकी एक और बहुत अच्छी बात जो थी वो ये थी कि ये जो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत गठित किया गया था, इस संविधान सभा को इस एक्ट ने एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा दे दिया था। स्वतंत्र निकाय। अब देखिए महत्वपूर्ण कहानी कहां से शुरू होती है। इसको क्या, कौन सा दर्जा दे दिया गया, स्वतंत्र निकाय। मतलब स्वतंत्र निकाय जो दर्जा दिया एक एक्ट के तहत, इसको दो काम दिए गए थे। एक तो वो भारतीय संविधान को जैसे भी चाहे वो अपना संविधान का निर्माण कर सकता है, और दूसरा इसको अधिकार दिया गया था कि उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून लागू किए गए थे, इस निकाय को अधिकार दिया गया था कि यदि आप चाहे तो अंग्रेजी कानूनों को भी खत्म कर सकते हैं, उनमें संशोधन भी कर सकते हैं, और यदि आप नए कानून बनाना चाहें तो आप नए कानून भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संविधान सभा थी ये दोहरे काम किया करती थी। जब ये संविधान निर्माण करने के लिए बैठक करती थी तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये विधि निर्माण के लिए काम करती थी तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीबी मावलंकर। क्लियर ना, नाम सुना होगा आप सभी ने, जीबी मावलंकर। क्लियर ना। तो इस प्रकार से ये जो इस एक्ट के तहत इस संविधान सभा को जो स्वतंत्र निकाय बनाया गया, वर्तमान में जो हम जिस संसद को हम देख रहे हैं और संसद के जो हम दो सदन देख रहे हैं, यही संविधान सभा का ही प्रतिरूप है जो वर्तमान में हमें देखने मिल रहा है। समझ में आना। अर्थात भारतीय संसद जो हम वर्तमान में देख रहे हैं उसकी जो नींव है वो कहां से डाली गई थी, 1919 में, और अंतिम रूप से उसके परिणाम हमने कहां देखे, 1947 के बाद जो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया गया तो उसी संविधान सभा को जिसने संविधान बनाया था उसी के लिए बाद में संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्तमान को संसद को देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये संविधान सभा वही है जिसने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं संसद के संवैधानिक प्रावधान। आखिर संसद में वो संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि संसद होना चाहिए। ठीक है, संसद को 3 अंगों से बनती है। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा नाम कब पड़ा? राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा और लोकसभा का नाम लोकसभा कब पड़ा? 1954। 1954 के पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहते थे? राज्य परिषद कहते थे। और लोकसभा के लिए कहा जाता था जनता की सभा। उन्नीस सौ चौवन के पहले ये नाम थे।
इनका न्यू नामकरण, नवीन नामकरण जो किया गया वो 1954 में किया गया। इसको राज्यसभा कहा गया राज्य परिषद के लिए, और इसको लोकसभा कहा गया। क्लियर। अब अपन अनुच्छेद की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद के बारे में प्रावधान संविधान में किए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं संसद की बात कहाँ की गई, तो आपको आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, और आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बात की गई है। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें राष्ट्रपति को शामिल क्यों किया गया, जबकि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख भी है, हमारे देश का मुखिया है, पहला नागरिक होता है, उसे व्यवस्थापिका में क्या काम है। तो संसद में राष्ट्रपति को जोड़ने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है विंस मिनिस्टर प्रणाली। अब आप कहोगे ये विंस मिनिस्टर क्या होता है। ये क्या होता है एक्चुअली, क्या है ये जो ये जो सिस्टम पाया जाता है ये ब्रिटेन में पाया जाता है। इसको अपन इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ब्रिटेन में संसद कहां पर है, लंदन में। कहां पर है, लंदन में है। ये जो संसद जिस स्थान पर है उसको मिनिस्टर कहा जाता है स्थान। और चूंकि इसको प्रणाली की जो बात करिए इसको कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भी संसद से चुना जाता है, प्रधानमंत्री भी संसद से आता है, मंत्री परिषद भी संसद से आती है। ये तीनों संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और मंत्रिमंडल का तो सामूहिक उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सारे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर ना। अर्थात कहा जाता है कि मंत्री परिषद एक साथ डूबती है और एक साथ तैरती है। और चूंकि इसकी एक और विशेषता होती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जब उत्तरदायी बनाना है तो राष्ट्रपति को आपको संसद के साथ तो जोड़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह होती है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है तो वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति स्वीकृति ना दे। ठीक है। तो व्यवस्थापिका अधूरी है। ये व्यवस्थापिका अधूरी है किसके बगैर, राष्ट्रपति के बगैर। समझ में आना। तो ये पूरी तरह अधूरी है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और ये और जानकारी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति तीनों में कॉमन है। कार्यपालिका का भी प्रमुख है, संसद का भी प्रमुख है, और न्यायपालिका का भी प्रमुख है। न्यायपालिका का प्रमुख किस रूप में है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो निर्णयों के खिलाफ जो अपील की जाती है वो अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में राष्ट्रपति काम करता है। तो न्यायपालिका का भी प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है। क्लियर ना। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संसद का जो प्रावधान किया गया है वो 79 से 122 तक किया गया है। क्लियर। चलिए अब हम आज एक सदन को उठाएंगे। किसको उठाएंगे अपन, सिर्फ अभी अपन आज बात करेंगे राज्यसभा की। किसकी बात करेंगे अपन, राज्यसभा की। क्योंकि कार्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, है ना। अपन एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा नंबर 1, यह एक स्थायी सदन होता है।
स्थायी सदन होता है मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 साल के पहले और 5 साल के बाद भी। जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे भंग तो करता है। तो इस प्रकार से लोकसभा को 5 साल और 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। एक बात। दूसरी बात, ये जो राज्यसभा है ये द्वितीय सदन माना जाता है। क्या माना जाता है, ये याद रखना। ये क्या माना जाता है, द्वितीय सदन माना जाता है और इसे उच्च सदन बोला जाता है। इसे उच्च सदन बोला जाता है। ठीक। तीसरी बात, ये नाम में उच्च है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे नंबर का सदन है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और पहले नंबर का सदन बोला जाता है। लेकिन शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो ये जो उच्च सदन है ये लोकसभा की तुलना में क्या है, ये निम्न है। किसकी दृष्टि से, शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से। जो अधिक कार्य लोकसभा को दिए गए हैं वो निम्न सदन को अर्थात राज्यसभा को नहीं दिए गए हैं। क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब दो चीजें और समझ लीजिए। अब जब प्रश्न आए ही तो पर समझते हैं। अब देखिए प्लीज, राज्यसभा और लोकसभा, आपने प्रस्तावना से प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा उठाया, बढ़िया है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके प्रश्न का आंसर है। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी और राज्य भी। क्लियर। और यहां जो लोकसभा है ये करती है जनता का प्रतिनिधित्व। किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। अब मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, है ना। राज्यसभा का काम है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना और लोकसभा का काम है जनता का प्रतिनिधित्व करना। क्लियर ना, मिक्सअप मत करना। प्रियम्बल में जो बात की गई, प्रस्तावना में जो बात की है उसका सटीक आंसर यही है। ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं राज्यसभा का संगठन या सदस्य संख्या। सामान्यतः राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो होती है 250। अब इसको एक एक चीज को याद रखना। कितनी सदस्य संख्या होती है, 250, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत बढ़िया। किस आधार पर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 आधारों पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और जब 12 माइनस कर देते हैं तो कितने बचते हैं, 238। 238 जो सदस्य होते हैं ये 2 जगह से चुने जाते हैं। एक राज्यों की विधानसभाओं से
राज्यों की विधानसभाओं से और दूसरे चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? अब इसमें से 230 जो सदस्य होते हैं वो यहां से चुने जाते हैं और जो 8 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े। अब ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 3। सबसे पहला दिल्ली, यहां से 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक। और लोकसभा के लिए 7। पुडुचेरी, यहां से 1, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से चुने जाते हैं 4, ठीक। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, नहीं है ना। 31 अक्टूबर 1919 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी राज्य का उसको दर्जा तो दिया नहीं है, तो जब राज्य नहीं है तो विधानसभा भी नहीं है, तो अर्थात ये जो 4 सदस्य हैं अभी जम्मू कश्मीर से नहीं चुने जाते हैं। तो कितने हैं? 4। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये तो सदस्य संख्या हो गई। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250 नहीं है, 245 है। कितने हैं? 245, ठीक है। तो आप ये फिगर याद रखना कि 250 तो होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में 245 है। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा में जो सदस्यों का संख्या का जो ग्राफ है ये कैसे तय किया जाता है कि किस राज्य से कितने कैंडिडेट्स चुने जाएंगे? तो इसका सीधा सीधा सा मापदंड है कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यही वजह है कि जो बड़े प्रदेश हैं वहां से ज्यादा मेंबर से चुने जाते हैं, जो छोटे से प्रदेश हैं वहां से कम चुने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से कितने चुने जाते हैं? मध्य प्रदेश से 11 चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 11। सबसे ज्यादा कहां से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 48 में 31 सदस्य चुने जाते हैं, 31। लोकसभा के लिए चुने जाते हैं 85, ठीक है। और सेकंड नंबर पर नाम किसका आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। महाराष्ट्र से चुने जाते हैं 19 और तमिलनाडु से चुने जाते हैं 18, ठीक है। मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं 11। मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से प्रदेश है जहां से 11 चुने जाते हैं? आंध्र प्रदेश और एक गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात से भी 11-11 मेंबर्स चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों, जो छोटे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से राज्यसभा के लिए सदस्य नहीं चुने जाते। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश से 11 सदस्य चुने गए। यदि हम आपसे पूछें कि कौन कौन है वो सदस्य, क्या नाम है उनके, बता सकते हैं आप? मध्य प्रदेश से जो 11 सदस्य हैं वो कौन है? बीजेपी से हैं, बीजेपी से हैं 8 और कांग्रेस से हैं 3। 3 बोले तो कौन? इनके तो नाम याद होना चाहिए। कौन है वो 3? दिग्विजय सिंह का नाम तो सुना होगा आपने, फेमस हस्ती है। दिग्विजय सिंह है ना। और दूसरे
एक और फेमस हस्ती है विवेक तनखा, सुना होगा नाम, विवेक तनखा। और तीसरी एक कांग्रेस की हस्ती है अशोक सिंह। ये 3 कैंडिडेट कांग्रेस से हैं। जब अपन बीजेपी की बात करते तो इसको अपन 2 भागों में बांट दो, एक पुरुष और एक महिला। राज्यसभा में 3 महिलाएं मध्य प्रदेश से हैं बीजेपी की, और 5 पुरुष है। इसके बाद अपन बात करते हैं सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। किस पद्धति से? अप्रत्यक्ष पद्धति से चुने जाते हैं। जिसको जाने आराम से आराम निकल रहा वहां से। अप्रत्यक्ष पद्धति से चुने जाते हैं। किस पद्धति को अपनाया जाता है? आनुपातिक, इसको याद कर लेना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसकी एक पद्धति होती है जिसको कहा जाता है एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ये तो चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से, मतलब राज्यों की विधानसभाएं जो हैं उनको चुन के भेजती हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? पद्धति तो यही अपनाई जाती है, लेकिन उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, और वो जो निर्वाचक मंडल होता है वो फिर केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों को चुन के राज्यसभा में भेजती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, लिख लिया। इसके बाद अपन बात करें योग्यताएं। योग्यताएं और निरर्हताएं। ये तो पता ही होगा आपको, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? 35 नहीं 30। पिछली बार आप लोगों ने गलत करवा दिया था। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, और किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, पागल दिवालिया ना हो, इत्यादि सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसमें एक शब्द जोड़ा गया निरर्हताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निरर्हताएं मतलब ऐसी अयोग्यताएं जिसकी वजह से राज्यसभा के सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहला, दल बदल। दल बदल तो जानते ही हैं आप। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से चुना जाता है और सदस्य बनने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो भी वो रिक्त हो जाएगा, है ना? यदि उसने निर्दलीय से चुना गया और दूसरा दल ज्वाइन कर लिया फिर भी रिक्त हो जाएगा, है ना? यदि उसने निर्वाचन में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार या कुछ भी हुआ तो भी निरस्त हो जाएगा, है ना? ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि मान लीजिए कोई सदस्य सदन की 2 सीटों पर एक साथ चुना गया, लोकसभा की, जैसे राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से बिजी हुए, है ना? ऐसी कंडीशन में क्या है प्रावधान? उसे एक तो छोड़ना पड़ेगा ना। जब लोकसभा में या सदन में 2 सीटों पर एक साथ आप जीत जाते हो तो फिर आपको एक से इस्तीफा देना पड़ेगा और दूसरी स्वीकार करना पड़ेगा।
लेकिन उसकी ड्यूरेशन होती है 10 दिन, 10 दिन के अंदर। और यदि उसने 10 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं दी तो दोनों सीटें क्या कर दी जाती हैं, रिक्त कर दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में भी चुन गया और राज्यसभा में भी चुन गया, तो वहां से उसको क्या करना पड़ेगा, एक से इस्तीफा देने पड़ेगा और दूसरे से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन होती है कि यदि वो सांसद भी बन गया और विधायक भी बन गया तो फिर कहाँ जाएगा, किसी एक से उसको इस्तीफा देने पड़ेगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन होती 14 दिन। 14 दिन के अंदर उसे किसी एक से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है कि सदन की कितनी सदस्य संख्या होना चाहिए न्यूनतम कि आप अपनी बैठक को शुरू कर सके। तो या इसका आप एक चीज याद रखना, 1/10। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन अवधि, कार्यकाल जिसको बोलते हैं। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, अच्छा ये 6 वर्ष का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसको भी समझ लीजिए आप। संविधान में नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, 1951, इसमें यह प्रावधान दिया गया। इसके आधार पर संसद ये कहती है कि सदस्य संख्या कितनी हो, वो सदस्य संख्या की जो अवधि है वो 6 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद विशेषाधिकार। विशेषाधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। राज्यसभा के सदस्य को और लोकसभा के सदस्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। पहला अधिकार उसको ये है कि सदन में बोलने की पूरी आजादी है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरा ये है कि वो जो सदन में बोलता है उसके किसी भी अंश को उठा के आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तीसरी बात यह है कि उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद। और इस ड्यूरेशन के बाद भी यदि कोई आपराधिक या कोई मामला बनता है तो लोकसभा अध्यक्ष, वो राज्यसभा का जो सभापति होता है, उसकी अनुमति के बगैर आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप उसे गवाह के रूप में आमंत्रित नहीं कर सकते, मतलब आप उसे गवाह के रूप में ले जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये विशेष अधिकार दिए गए हैं सदस्य के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सभापति। ये तो जानते ही हैं आप, राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति होता है सभापति। पहला सभापति कौन था भारत का, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही थी ना। ये पहले सभापति। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ये राधाकृष्णन यहां से उठा लो और सीपी जोड़ दो, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो सभापति और उपसभापति के बारे में, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्लियर। इसके बाद अपन सीधी बात करते हैं कि राज्यसभा के पास शक्तियां क्या है, बिल्कुल संक्षेप में समझते हैं। राज्यसभा की शक्तियां, सबसे पहला कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में राज्यसभा के लिए बहुत विशेष पावर नहीं है,
इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री या सत्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते। तो राज्यसभा के लिए सिर्फ ये अधिकार प्राप्त है कि वो प्रश्न पूछ सकता है और वाद विवाद कर सकता है। प्रश्न किससे पूछ सकता है? मंत्रियों से। राज्यसभा प्रश्नकाल के दौरान या शून्यकाल के दौरान राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, वाद विवाद कर सकता है ना। इसके अतिरिक्त और ज्यादा पावर उसके पास नहीं है। दूसरी बात व्यवस्थापिका संबंधी, जिसको अपन विधायी शक्तियां बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विधायी के अंतर्गत अपन विधेयकों के आधार पर समझेंगे। 3 विधेयक होते हैं, एक होता है सामान्य, दूसरा होता है वित्त या धन, और तीसरा होता है संविधान संशोधन। सामान्य विधेयक जो होता है ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यदि लोकसभा में सामान्य विधेयक पेश किया गया, तो लोकसभा ने पास करके यदि राज्यसभा में भेजा, तो राज्यसभा को 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर उसे स्वीकृति देना अनिवार्य है। और यदि उसने नहीं दी स्वीकृति तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृत मान लिया जाता है, ठीक है। वित्त और धन विधेयक, इसको सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। और यदि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो इसे मात्र वो 14 दिन तक रोक सकता है, मात्र 14 दिन तक। 14 दिन के अंदर उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। और इसमें संशोधन नहीं कर सकता, वो सिर्फ टिप्पणी कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा सुधार कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन लोकसभा उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर ना? तो 14 दिन की अवधि दी जाती है। संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मामले में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है, अधिवेशन। कितने अधिवेशन होते हैं? 3। एक होता है बजट, एक होता है बजट सत्र। ये कब होता है? फरवरी से मई तक होता है ना। इसके बाद होता है शीतकालीन लास्ट में होता है, सॉरी, मानसून। मानसून होता है जुलाई सितंबर, है ना। इसके बाद होता है शीत, ये होता है नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। 3 सत्र होते हैं। और एक और सत्र होता है संयुक्त अधिवेशन, जो विशेष परिस्थितियों में मनाया जाता है। वैसे इसको समझिए, सामान्य विधेयक में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है दोनों सदनों के बीच में, तो फिर उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और वो आमंत्रित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लेकिन यदि इसके और इसके कारण दोनों सदनों में विवाद होता है तो फिर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। वो सिर्फ संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है वो सामान्य विधेयक पर है, ठीक है। 3 प्रकार के सत्र होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 4 सत्र होते हैं। ये एक टेक्निकल चीज है। एक्चुअली क्या है, बजट सत्र जो होता है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो 2 भागों में बांट देने की वजह से राज्यसभा में 4 सत्र होते हैं, लेकिन लोकसभा में 3 ही सत्र होते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में समझते हैं कि वो पावर जो लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के पास है, ठीक है। कौन सी शक्तियां? जो सिर्फ राज्यसभा की विशेष शक्तियां। ये ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 249, 249, ये जो अनुच्छेद है, इसके तहत राज्य सूची में जो विषय हैं, राज्य सूची के विषय
आपको पता होना चाहिए कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर विधानसभाएं बनाती हैं और संवर्ती सूची पर दोनों बनाती हैं। बात किसकी चल रही है? राज्य सूची की। अर्थात आर्टिकल 249 राज्यसभा को अधिकार देता है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, ये काम लोकसभा के पास नहीं है, ये अधिकार लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ राज्यसभा को दिया गया। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 312। आपने हाँ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय सेवा, जिसे अपन सिविल सर्विस बोलते हैं, इसके संबंध में भी प्रावधान बनाने का राज्यसभा संसद को अधिकार देता है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? केंद्र और राज्य दोनों से होता है। इसका संबंध केंद्र और राज्य से होता है। ठीक है, अनुच्छेद मुझे याद नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान या हटाने का जो संकल्प है या प्रस्ताव है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में नहीं किया जाता। तो ये उसके पास तीसरा अधिकार। चौथा जो अधिकार उसके पास है वो है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध तो पता ही है आपको, 356, 352, 356 और 360। इसका उपयोग करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति इन अधिकारों का उपयोग करता है तो आपातकालीन उपबंध में उसको 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति शासन में उसको 2 महीने के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ती है। मान लीजिए उस दौरान लोकसभा भंग है, तो फिर सारे पावर किसके पास आ जाते हैं? राज्यसभा के पास। अर्थात राज्यसभा का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा भंग है तो आप उसको वो नहीं कर सकते, मतलब राज्यसभा ही संसद के रूप में पर काम करती है। तो इस प्रकार से ये इसके पास चौथा महत्वपूर्ण पावर है। ये जो पावर है, ये 4 जो पावर है, ये सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। क्लियर? तो इस व्याख्यान को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।